नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स की। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल के लिए लेते हैं हम दो बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक। और हम बात करते हैं 2022-23 में इनके लोन पोर्टफोलियोज़ की। 2022-23 में बीओबी का और 2022-23 में ही पीएनबी का। तो मान के चलिए उन्होंने अपने 100 रुपीज़, इन्होंने 100 रुपीज़ का लोन किया और उसमें से 55% या 55 रुपीज़ किया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है। और इनके पास भी 100 रुपीज़ था जिसमें से इन्होंने 35 किया प्रायोरिटी सेक्टर में। ठीक है, ये इनका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग था 2022 और 23 का। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 100% एएनबीसी एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट का 40% हर एक बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर में हर साल लैंडिंग करना होता है। अगर वो ये लैंड नहीं कर पाते हैं या इनमें से कुछ शॉर्टफॉल रह जाता है तो उन्हें ये फंड या तो उसका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट इशू करेंगे, परचेज करेंगे वो, या फिर अपने फंड को नाबार्ड, सिडबी या आरआईडीएफ के पास बहुत नॉमिनल रेट्स पर वहाँ डिपॉजिट रखेंगे। ठीक है। तो अब जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, इन्होंने मान के चलिए 35 रुपये किया और इन्होंने केवल 55 रुपीज़ किया। तो पीएनबी जाएगा बीओबी के पास, बोलेगा कि आपने जो 55% किया है वो आपका 15% सरप्लस है 40 से और हमारा 5% शॉर्टफॉल है। तो बीओबी अपने 5% का एक सर्टिफिकेट इनको इशू कर देगा और उसके रेस्पेक्ट में एक नॉमिनल फ़ी चार्ज करेगा। एक नॉमिनल फ़ी देनी होगी पीएनबी को बीओबी को। ठीक है। और ये बीओबी अब आरबीआई को रिपोर्ट करेगा कि हमारा जो 55% था उसमें 5% पीएनबी का मान लिया जाए। पीएनबी का हम ऐसा मान के चलते हैं कि पीएनबी का अब 40% हो गया है, जो कि 5% शॉर्टफॉल था वो हमने यहाँ से पूरा कर दिया है। और 55 जो इन्होंने किया था उसका 5% अब आरबीआई इनका डाउन कर देगा, इनका 50% मान लेगा और इनका 40% मान लेगा। ओके, तो ये होते हैं प्रायोरिटी लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स 4 सेक्टर्स में दिए जाते हैं। फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर, सेकंड वन इज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, थर्ड वन इज माइक्रो एंटरप्राइज एंड फोर्थ वन इज जनरल सर्टिफिकेट्स। ठीक है। इसमें टोटल एग्रीकल्चर जो कि 18% जिसका टारगेट होता है, अगर वो टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो बैंक टोटल सर्टिफिकेट से इसका कोटा कंप्लीट करेंगे जो उनका शॉर्टफॉल रह गया। ठीक है। तो उन्हें केवल एग्रीकल्चर का ही मिलेगा। या अगर मान के चलिए उन्होंने स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का जो कोटा होता है अगर वो कंप्लीट नहीं किया है, उस पर कुछ शॉर्टफॉल रह गया है, तो वो केवल इसी मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स का जो शॉर्टफॉल रहा है उसी का सर्टिफिकेट वो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर माइक्रो एंटरप्राइजेस का रह गया है तो केवल इसका करेंगे। और मान के चलिए 35 है टोटल और सभी का कोटा कंप्लीट हो गया है, और इसमें से कुछ मान के चलिए मीडियम एंटरप्राइजेस का अगर कोटा कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये 35 में से 5% टोटल का इनसे ले लेंगे और वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से 40% कोटा अपना कंप्लीट हो जाएगा जो उनका 40% उनको लैंड करना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसके पर्पज़ की बात की जाए तो इसका पर्पज़ है कि सभी बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट को अचीव करने के लिए इनेबल करना, या फिर सभी सब टारगेट्स जो हैं जैसे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का जैसे सब टारगेट है एग्रीकल्चर में तो उसको किसी भी तरीके से अचीव करवाया जाए। ठीक है। और अगर उनके पास किसी तरह का कोई शॉर्टफॉल रह जाता है तो जो बैंक सरप्लस है उनको इसके थ्रू इंसेंटिवाइज किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बीओबी पीएनबी से सर्टिफिकेट इशू करने की एक नॉर्मल सी नॉमिनल फी चार्ज करेगा। तो इससे क्या होगा, इनको इंसेंटिव मिलेगा और जो इनका जो शॉर्टफॉल रह गया है वो बीओबी इनको कंप्लीट करके देगा। ठीक है। मॉडलिटीज़ की बात की जाए कि ये किस पोर्टल के थ्रू होगा, तो ये होगा ई कुबेर पोर्टल के थ्रू। आरबीआई का ई कुबेर पोर्टल है जिसमें सभी भी उनके पब्लिक सेक्टर बैंक हो या जितने भी कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, वो सभी इसके ऊपर अपडेटेड रहते हैं और अपना जितना भी उनको ऑपरेशन करने होते हैं, कोई भी सेंट्रलाइज बैंकिंग ऑपरेशन करने हैं वो ई कुबेर के थ्रू करेंगे। ठीक है। अगर एलिजिबल अमाउंट की बात की जाए तो मान के चलिए किसी बैंक ने जितना भी लास्ट ईयर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अचीव किया था लास्ट ईयर का, जैसे हमने 22-23 की बात की, तो बीओबी 22-23 में इनको नहीं दे सकता है पीएनबी को, वो देगा इनको 23-24 में। लेकिन उसकी एक शर्त है कि 23-24 में जब वो सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं तो उससे पहले उनका जो प्रायोरिटी सेक्टर का लैंडिंग पोर्टफोलियो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो 40% से ज़्यादा हो जाना चाहिए। क्योंकि 40% तक है तो वो सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते। अगर 40% से ऊपर जा रहा है उनका कोटा या उन्होंने लैंडिंग 45, 50, 55 या 60 कर दिया है तो ही वो इसको इशू कर सकते हैं, वो भी नेक्स्ट ईयर।
बट इट विल बी इशूड अप टू 50% ऑफ प्रीवियस ईयर PSL अचीवमेंट्स। मान के चलिए किसी बैंक ने 60% PSL कंप्लीट किया, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग उन्होंने 60% किया, तो अगले साल जो सर्टिफिकेट इशू करेंगे वो केवल 30% तक का ही इशू कर सकते हैं, 30 रुपए तक का ही इशू कर सकते हैं 100 में से। अब मान के चलिए अगर इस साल वो इशू करेंगे तो यहाँ पर इनका 40% से ज़्यादा हो जाना चाहिए। अगर वो 30 कर रहे हैं तो इस साल उनका 70 ऑलरेडी हो चुका होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर वो इस साल 70 कर देंगे तो ही वो 30 लैंड कर पाएंगे, उनका 40% का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सपायरी डेट की बात करें तो ये जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं ये 31 मार्च को एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है, दे विल नॉट बी वैलिड बियॉन्ड द 31 मार्च। ओके, वैल्यू एंड फी की अगर हम बात करें तो मैंने जैसा आपको बताया कि BOB PNB को सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, तो इस सर्टिफिकेट के एवज में BOB इनको एक फी चार्ज करेगा, जो ये फी इनको एज एन एक्सपेंस पे करनी होती है BOB को। तो ये जो सर्टिफिकेट है PNB को BOB ने जो भी सर्टिफिकेट दिया वो 31 मार्च को एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है और उनके टारगेट्स जो हैं 40% प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के वो रिवाइज हो जाएंगे। तो इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है, जितने भी सर्टिफिकेट्स होंगे वो चाहे वो किसी भी डेट को इशू हुए हो, चाहे वो 30 मार्च को इशू हुए हो तो वो 31 मार्च को एक्सपायर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं हम सेलर और बायर की। जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, फॉरेन बैंक्स, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से बैंक्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट को सेल और बाय नहीं कर सकते। दीज आर फॉरेन बैंक्स। ठीक है, फॉरेन बैंक्स आर नॉट एलिजिबल फॉर सेल और बाय। ओके, देन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, जो भी PSL एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, वो सभी इसको सेल और बाय कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। लॉट साइज की बात की जाए तो मिनिमम 25 लाख रुपए का इनको सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा, और उसके मल्टीपल्स में, जैसे 25 लाख हो गया, 50 लाख या 1 करोड़, 5 करोड़, ये जो भी होंगे, जितना भी अमाउंट होगा वो 25 लाख के मल्टीपल्स में होगा। अकाउंटिंग की बात की जाए, अब मान के चलिए BOB और PNB इन दोनों के बीच में एक ट्रांजेक्शन हो रही है, तो ऑब्वियस है कोई ना कोई डेटर होगा, कोई ना कोई क्रेडिटर होगा। ठीक है, अगर PNB इनको कुछ पैसा दे रहा है तो वो PNB का एक्सपेंस माना जाएगा, और BOB यहां पर अगर कुछ अर्निंग कर रहा है, अगर इनको कुछ अर्निंग हो रही है तो दैट विल कॉल्ड एज मिसलेनियस इनकम, वो इनके मिसलेनियस इनकम में काउंट होगी और PNB के एक्सपेंसेस में काउंट होगी। आगे बात करें हम डिस्क्लोजर की, तो बोथ सेलर एंड बायर शैल रिपोर्ट द अमाउंट ऑफ PSLCs कैटेगरी वाइज। जैसा कि मैंने आपको बताया 4 कैटेगरीज में होता है, एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जनरल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, केवल 4 कैटेगरीज में ले सकता है। ऐसा नहीं कि किसी का मीडियम का कोटा पूरा नहीं हुआ तो वो जाकर उसका केवल मीडियम का सर्टिफिकेट इशू करवा लेगा। जी नहीं, केवल यही 4 कैटेगरीज हैं जिसमें सर्टिफिकेट इशू हो सकता है। ओके, तो सोल्ड एंड परचेज ड्यूरिंग द ईयर इन द डिस्क्लोजर ऑफ द बैलेंस शीट। जब भी बैंक अपनी बैलेंस शीट, जैसे BOB है वो 31 मार्च को अपनी बैलेंस शीट डिस्क्लोज कर रहा है, ठीक है, तो उसमें उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने 5% अपना टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्राइटेरिया का 5% उन्होंने सर्टिफिकेट इशू किया है, और किस बैंक को किया है ये भी उन्हें बताना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे दूसरा बैंक है PNB, अगर वो भी 31 मार्च को अगर अपनी बैलेंस शीट डिस्क्लोजर करता है तो उसे भी इसको बताना पड़ेगा कि मैंने 31 मार्च को BOB से 5% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का सर्टिफिकेट इशू करवा लिया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलिए बैंक ए मे सेल PSLCs विद अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 करोड़। ठीक है, अगर कोई बैंक बैंक B को 100 करोड़ के PSLCs इशू करता है 1 जुलाई 2023 को, तो बैंक B विल रिकॉन 100 करोड़ टूवर्ड्स प्रायोरिटी सेक्टर अचीवमेंट एज ऑन 30 सितंबर। जो भी उनकी बैलेंस शीट होगी, जब भी उनकी क्लोजिंग होगी, जैसे क्लोजिंग होती है क्वार्टरली होती है, तो 30 सितंबर को होगी, दिसंबर 31 को होगी और मार्च 31 को होगी। तो उसमें बैंक B बता सकता है कि मेरा जो 100 करोड़ अपने प्रायोरिटी सेक्टर के अचीवमेंट्स में शो कर सकता है, और जबकि बैंक A जो रहेगा उसको अपनी बैलेंस शीट से ये 100 करोड़ का PSL
जो टारगेट था उन्होंने जो अचीव किया है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो उन्होंने की है उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, टू द रिस्पेक्टिव रिपोर्टिंग डेट, जब भी वो अपनी बैलेंस शीट शो करेंगे, ठीक है। और जितने भी ये पीएसएलसी इशू करेंगे, जैसे मान के चलो 100 करोड़ का पीएसएलसी इशू किया है, सर्टिफिकेट इशू किया है, तो वो 31 मार्च 2024 को वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।